Welcome student, myself Pallavi Nisa, Assistant Professor, Department of History, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के इस वीडियो में बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के पेपर सेकंड के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति या गौरवशाली क्रांति के नाम से जाना जाता है। नाम के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें रक्त के बिना किसी एक बूंद के गिरे हुए इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। और 1688 ईस्वी में इंग्लैंड का जो तात्कालिक शासक जेम्स द्वितीय वह राजगद्दी को छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर उसके बेटी और दामाद मैरी और विलियम तृतीय इंग्लैंड का शासक नियुक्त किया जाता है। तो ये इंग्लैंड के इतिहास की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। थोड़ी सी जेम्स द्वितीय के बारे में बात कर लूँ और इसी के पृष्ठभूमि में गौरवशाली क्रांति को देखा जाता है। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद वह शासक बनता है। क्योंकि चार्ल्स द्वितीय को कोई भी वैध संतान नहीं होने के कारण उसका छोटा भाई जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना और इस तरह से जेम्स द्वितीय के अंदर अपने पूर्ववर्ती जो स्टुअर्ट शासक थे उसकी तरह ही दैवीय सिद्धांत, दैवीय अधिकार से संबंधित निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की भावना जागृत होने लगी थी। 1685 ईस्वी में जेम्स द्वितीय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का शासक बनता है और 1688 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। अपने इस संक्षिप्त शासनकाल में जेम्स का पार्लियामेंट के साथ, वहाँ की संसद के साथ हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और उसी की परिणति 1688 ईस्वी में गौरवशाली क्रांति के रूप में होता है। तो इस गौरवशाली क्रांति के कारण को अगर देखा जाए तो इसके राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण निहित हैं। राजनीतिक कारण में हम लोग कुछ पॉइंट्स की चर्चा कर सकते हैं, जैसे जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष करना, खूनी न्यायालय की घटना और जेम्स द्वितीय का निष्फल विदेश नीति। तो ये तमाम जो कारण है राजनीतिक कारण है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं बताती हूँ जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, क्रांति के कारण जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। जेम्स द्वितीय एक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक था। अपनी निरंकुशता को स्थापित करने के लिए वह अस्थायी सेना का गठन किया और धीरे धीरे इन सैनिकों में कैथोलिक धर्म के लोगों को नियुक्त करना शुरू किया और इस तरह अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि शुरू की, जिससे इंग्लैंड की जनता को यह लगने लगा कि जेम्स द्वितीय पुनः बिना पार्लियामेंट के जनता पर शासन स्थापित करेगी, जो बिल्कुल ही निरंकुश शासन होगा। तो जेम्स की निरंकुशता जो है उसके द्वारा पार्लियामेंट के जितने भी अधिनियम हैं उसको आगे चल के निलंबित करना, उसको विमोचन का अधिकार का प्रयोग करना, फिर पार्लियामेंट के चुनाव में हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं जेम्स की निरंकुशता को ही दिखा रहा है और यह गौरवशाली क्रांति का कारण बनता है। दूसरा है संसद का अधिकारों के लिए संघर्ष। क्योंकि पूरी स्टुअर्ट वंश के जो पूरा शासनकाल है 1603 से लेकर 1714 ईस्वी तक का काल है, जिसमें प्रारंभिक स्टुअर्ट शासकों के द्वारा हम लोग राजा और संघर्ष की स्थिति को पाते हैं। वैसी स्थिति ही 1685 ईस्वी से 1688 ईस्वी के बीच में होती है और संसद जो है अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती है। इस समय भी जेम्स द्वितीय के द्वारा संसद के नियमों का अवहेलना करना, उनके द्वारा पूर्व के पारित अधिनियम को स्थगित करना, ये तमाम चीज़ें, या फिर बिना पार्लियामेंट की अनुमति के अपने विदेश नीति को अपनाना, यह तमाम चीज़ें ऐसी थी जिससे संसद के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा था। अतः संसद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी और यह संघर्ष भी गौरवशाली क्रांति का एक कारण बना। तीसरा है खूनी न्यायालय।
नाम से ही खूनी न्यायालय, इस खूनी न्यायालय की घटना खूनी न्यायालय इसलिए पड़ा क्योंकि चार्ल्स द्वितीय की कोई वैध संतान नहीं थी और अवैध संतान मनमाउथ था, और चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद वह इंग्लैंड का शासक बनना चाहता था, इसलिए उसने जेम्स द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जिस नीति को जेम्स द्वितीय के द्वारा अपनाया गया, उसमें मनमाउथ को पकड़कर, उसके साथियों को पकड़कर अदालत के द्वारा प्राण दंड दिया जाता है। और उस समय जो न्यायाधीश थे जेफरे, उन्होंने जेम्स द्वितीय की निरंकुशता को सिद्ध करने का जो काम किया, यही घटना खूनी न्यायालय के नाम से जानी जाती है। वह न्यायालय खूनी न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड के अर्ल ऑफ अर्गिल का विद्रोह को भी दबाने का जो प्रयास किया गया, उसमें लगभग 300 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। 800 व्यक्तियों को, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष सभी को पकड़कर वेस्ट इंडीज के बाजार में जाकर दास के रूप में बेच देना भी कहीं ना कहीं जेम्स द्वितीय की निरंकुशता को दिखाता है, और न्यायालय के द्वारा उसकी स्वीकृति लेना ही खूनी न्यायालय का स्वरूप होता है। फिर जेम्स द्वितीय का असफल विदेश नीति। जेम्स द्वितीय की विदेश नीति जो है पूर्णतः स्वेच्छाचारी थी। वह आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से फ्रांस के साथ मित्रता का, घनिष्ठता का संबंध बनाया हुआ था। फ्रांस कैथोलिक धर्म का प्रचारक था और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट अनुयायियों के साथ अत्याचार किया जाता था। तो इंग्लैंड की जनता को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि फ्रांस की घनिष्ठता के कारण जेम्स द्वितीय भी कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड की जनता पर थोपने का प्रयास न करे, और ऐसा होता भी है। और जेम्स द्वितीय के द्वारा कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू किया, जिससे प्यूरिटन धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी उसके विरोधी बनते चले गए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि धार्मिक कारण में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना। जेम्स मुख्यतः कैथोलिक मत का अनुयायी था। इनकी दूसरी पत्नी कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी, और कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जेम्स द्वितीय पोप को लंदन आमंत्रित करता है और उसको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा लंदन के कैथोलिक गिरजाघर में 1686 ईस्वी में कैथोलिक चर्च की स्थापना की जाती है। तो कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार को देखते हुए इंग्लैंड की जनता, जो बहुसंख्यक जनता एंग्लिकन मत के मानने वाले थे, वह उसके इस नीति से उसके विरोधी होते जाते हैं, और इंग्लैंड में एक क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार होते जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं टेस्ट एक्ट को स्थगित करना। टेस्ट एक्ट जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी पद पर रह सकते थे। तो इस जो टेस्ट एक्ट के जो प्रावधान है उसको जेम्स द्वितीय के द्वारा निरस्त किया जाता है, और मंत्री, न्यायाधीश, नगर निगम, इन तमाम पदों पर कैथोलिक मत के लोगों को नियुक्त किया जाने लगा। तो टेस्ट एक्ट को स्थगित करना जो है वहाँ के नियम को तोड़ना यह वहाँ की जनता को पसंद नहीं आती है, और वह गौरवशाली क्रांति का भी एक कारण बन जाता है। विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप। कैथोलिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जेम्स द्वितीय के द्वारा विश्वविद्यालय में भी हस्तक्षेप किया जाता है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज के अधिष्ठाता के पद पर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कैथोलिकों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि इसके पहले इन विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक लोग हैं, उन प्रोटेस्टेंट द्वारा कैथोलिकों का विरोध किया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से इन तमाम विश्वविद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि जेम्स द्वितीय के द्वारा कैथोलिकों की नियुक्ति जो होती है, यह एक क्रांति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा। धार्मिक अनुग्रह जिसको इंडल्जेंस कहते हैं, यह एक धार्मिक घोषणा पत्र जिसको कहा जा सकता है। प्रथम जो इंडल्जेंस है 1687 ईस्वी में जेम्स द्वितीय के द्वारा पारित किया गया, और इसमें यह कहा गया कि कैथोलिक पर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध हैं
उसको सबको समाप्त किया जाए और उसके नियंत्रण को समाप्त किया जाए। इसके अलावा 1688 ईस्वी में द्वितीय इंटेलिजेंस की घोषणा की गई। दूसरा धार्मिक घोषणा पत्र लाया गया जिसमें कहा गया कि सभी लोगों के लिए, जो सभी वर्ग धर्म जाति के लोग हैं, उनके लिए राजकीय पद अब नियुक्ति के लिए खोल दिए जाते हैं। यह जो काम विशेषकर कैथोलिकों के संदर्भ में किया गया था और यह इंटेलिजेंस के द्वारा उसके इस प्रस्ताव को लाना, इसका विरोध किया गया। 7 पादरियों पर अभियोग। द्वितीय घोषणा पत्र के पारित होने के बाद जेम्स द्वितीय ने यह घोषणा करवाई कि चर्च पर प्रार्थना के समय पादरियों के द्वारा उसके द्वितीय घोषणा पत्र को पढ़ा जाए, जिसका विरोध किया गया और कैंटरबरी आर्च बिशप के नेतृत्व में 6 पादरियों ने इस घोषणा को वापस लेने का एक आवेदन जेम्स द्वितीय को दिया। लेकिन जेम्स द्वितीय ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, उन पर अभियोग चलाने का आदेश दिया, लेकिन यह अब न्यायालय में वो निर्दोष साबित हुए। इस तरह जो इंग्लैंड की जनता थी वह खुशी और उत्साह मनाने लगी, जो कहीं ना कहीं गौरवशाली क्रांति की ओर इशारा कर रही थी। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, धार्मिक न्यायालय की स्थापना करना। धार्मिक न्यायालय 1686 ईस्वी में राजकीय श्रेष्ठता, कैथोलिक धर्म की राजकीय श्रेष्ठता को साबित करने के लिए गिरजाघरों में कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को पुनः स्थापित किया गया, जिसके द्वारा यह कैथोलिक धर्म की अवहेलना या कैथोलिकों से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उसको देखने का यह काम करता है, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि तात्कालिक कारण होता है पुत्र का जन्म। जून 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब तक जनता जेम्स द्वितीय के निरंकुशता को, स्वेच्छाचारिता को और उसके अत्याचार को इसलिए सह रही थी कि अब जेम्स द्वितीय को कोई पुत्र नहीं था और उसकी प्रथम पत्नी से 2 पुत्रियां थी, मैरी और एन, जिससे उम्मीद था कि जेम्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री ही इस इंग्लैंड की अगली शासिका होगी और वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी। तो जनता इस कारण भी चुप थी कि जेम्स द्वितीय वृद्ध होने वाले हैं और पुत्र नहीं होगा तो उनकी पुत्रियां ही इंग्लैंड का शासिका बनेगी। लेकिन जेम्स द्वितीय का जब पुत्र प्राप्ति होता है तो लोगों में यह विश्वास हो जाता है कि कैथोलिक धर्म को मानने के कारण जेम्स द्वितीय अपने पुत्र को भी कैथोलिकों के अनुसार ही उसका लालन पालन करेंगे और एक कैथोलिक धर्म को मानने वाला एक राजा तैयार होगा। तो इस तरह से तात्कालिक कारण के रूप में पुत्र का जन्म को देखते हुए इंग्लैंड की संसद के द्वारा विलियम तृतीय और उनकी दामाद विलियम तृतीय और बेटी मैरी को इंग्लैंड में आमंत्रित किया जाता है शासक बनने के लिए। विलियम तृतीय और मैरी इंग्लैंड और फ्रांस की स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड अपने आती है और यहाँ पर जो जेम्स द्वितीय की अस्थायी सेना है वह भी विलियम तृतीय के नेतृत्व में शामिल हो जाती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपनी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए, विपरीत परिस्थिति को देखते हुए जेम्स द्वितीय भागना ही उचित समझता है, क्योंकि संसद और राजा के संघर्ष में उसने चार्ल्स प्रथम के फांसी की घटना को देख चुका होता है, इसलिए वह फ्रांस भाग जाता है और बिना किसी रक्तपात के विलियम तृतीय और मैरी इंग्लैंड का अगला शासक नियुक्त होता है। तो ये इसके कारण थे। अब इसके परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। गौरवशाली क्रांति के परिणाम। गौरवशाली क्रांति के परिणाम के स्वरूप सबसे जो पहला परिणाम जो इसका है वह है राजा और संसद के बीच जो संघर्ष था उसका अंत हो गया। स्टुअर्ट राजाओं और संसद के बीच दीर्घकाल से संघर्ष चला आ रहा था और गौरवशाली क्रांति के बाद उसका समापन हो जाता है। दूसरा है संप्रभुता संसद में ली। अब जो है संप्रभुता बिल ऑफ राइट्स के द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। और बिल ऑफ राइट्स में जो ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिसमें राजा सैद्धांतिक रूप से सिर्फ संप्रभु है, लेकिन वास्तविक संप्रभुता संसद में निहित हो जाती है। बिल ऑफ राइट्स में कुल 4 प्रावधान किए जाते हैं, जैसे जो मुख्य प्रावधान है। पहला कि राजा को देश के नियमों को भंग करने या कुछ काल के लिए स्थगित करने का अब कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है कि पार्लियामेंट के चुनाव में किसी प्रकार का दबाव राजा के द्वारा नहीं डाला जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन वगैरह में राजा अपने समर्थकों को नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब पार्लियामेंट के चुनाव में किसी प्रकार का राजा के द्वारा दबाव नहीं डाला जाएगा। तीसरा था कि बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के कोई कर नहीं लगाया जाएगा और किसी भी तरह का कर लगाने के लिए पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाना और उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य था। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अब कोई भी कैथोलिक या जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ हो वह इंग्लैंड का राजा नहीं होगा। तो ये कुल 4 प्रावधान बिल ऑफ राइट्स के महत्वपूर्ण थे, जिन पर विलियम तीर्थ और मैरी को हस्ताक्षर करना पड़ा। और इस तरह से इंग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि एक संप्रभु संसद जो है वास्तविक संसद के रूप में, वास्तविक शक्ति के रूप में उभर कर आती है। इसके बाद दैवीय अधिकार के सिद्धांत की समाप्ति हो जाती है। जो स्टुअर्ट राजाओं के द्वारा दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रचारित किया जा रहा था, जिस तरह से जेम्स प्रथम को ट्यूडर वंश की अंतिम महारानी की मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड से बुलाकर इंग्लैंड का शासक नियुक्त किया गया और उसके बाद चार्ल्स प्रथम शासक नियुक्त हुआ। उसके बाद पुनः सैनिक शासन के बाद चार्ल्स द्वितीय को राज्य गद्दी प्राप्त होती है और चार्ल्स द्वितीय के पुत्र न होने के कारण जेम्स द्वितीय को राजगद्दी प्राप्त होती है। तो यह जो एक दैवीय अधिकार, दैवीय सिद्धांत की जो विवेचना की जा रही थी उसका पूरी तरह समाप्ति हो जाता है और अब जनता की इच्छा ही सर्वोपरि मानी जा रही थी। तो इसका परिणाम यह होता है कि दैवीय अधिकार के सिद्धांत की समाप्ति हो जाती है। अब है कि संसद के अधिकारों में वृद्धि, क्योंकि यह संसद और राजा के बीच अपने अधिकार और वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो रही थी और इसमें जीत संसद की होती है। तो इस तरह से संसद को व्यापक अधिकार मिल जाते हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या विदेश नीति के क्षेत्र में हो। तो अब व्यापक अधिकार संसद को मिल जाता है। संसद के द्वारा बहुत सारे कानून को पारित किया जाता है, जैसे विद्रोही कानून हो, त्रैवार्षिक कानून हो, सहिष्णुता कानून हो, इस तरह या बिल ऑफ राइट्स हो। तो इस तरह के तमाम ऐसे अधिकार संसद को प्राप्त होते हैं और संसद को व्यापक अधिकार अब उसके अधिकारों में वृद्धि होती है। फिर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं था, लेकिन बिल ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा इस तरह की कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो आगे इंग्लैंड में और सुधारों के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करती है। यानी कि इंग्लैंड के राजा अब एक संविधान के द्वारा घिरकर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मजबूर हो गए। तो इसमें एक संवैधानिक राजतंत्र में यह एक नियम बना दिया गया, त्रैवार्षिक कानून। त्रैवार्षिक कानून के द्वारा इस चीज़ को निश्चित कर दिया गया कि अब हर तीसरे वर्ष पर संसद के निर्वाचन को करना अनिवार्य बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। संविधान के अनुसार इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाया जाता है और इंग्लैंड में शासन व्यवस्था को कायम किया जाता है। सेना पर संसद का अधिकार। अब जो है, चूंकि राजा अस्थायी सेना रखकर उसका इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही थी, अपनी विदेश नीति के विस्तार में कर रही थी, तो अब संसद ने सेना पर अपना अधिकार कायम कर लिया और विद्रोही कानून के द्वारा संसद जो है सेना पर नियंत्रण, उसके नियुक्ति, उसके वेतन, उसके भत्ते या सेना से संबंधित जितने भी मामले, पदोन्नति वगैरह, सब पर अब संसद का अधिकार कायम हो गया विद्रोही कानून के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है कैथोलिक खतरे का अंत। बिल ऑफ राइट्स में एक प्रावधान यह भी किया गया था कि अब इंग्लैंड का कोई भी कैथोलिक या जिस व्यक्ति का विवाह कैथोलिक से होगा
वह इंग्लैंड का राजा नहीं होगा। तो इस तरह से इंग्लैंड में संसद के द्वारा कैथोलिक खतरे को अंत कर दिया जाता है। चूँकि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी होते हैं विलियम तृतीय और मैरी, और उनके द्वारा इस पिटीशन पर बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर किया जाता है, और इस तरह से यह एक नियम बन जाता है और कैथोलिक खतरे का अंत इंग्लैंड से हो जाता है। और इस तरह से जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का अंतिम कैथोलिक राजा कहलाता है, बनता है। तो यह कैथोलिक खतरे का अंत हो जाता है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा। इंग्लैंड में अब एंग्लिकन चर्च को ही वहाँ का प्रमुख धर्म मान लिया जाता है, एंग्लिकन धर्म को ही, और सहिष्णुता का कानून पास किया जाता है जिसमें सभी प्रोटेस्टेंट धर्मों को धार्मिक रूप से स्वतंत्र किया जाता है, अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की छूट दी जाती है। इसी समय 1701 ईस्वी में आगे आप देखेंगे कि 1701 ईस्वी में उत्तराधिकारी निर्णायक कानून इंग्लैंड में पारित होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि अब इंग्लैंड का राजा कोई प्रोटेस्टेंट ही होगा। तो यह एक धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का भी काम में गौरवशाली क्रांति के फलस्वरूप हम लोग इंग्लैंड में देखते हैं। इसके बाद गृह नीति और विदेश नीति पर संसद का अधिकार। जाहिर है संसद अब सर्वे सर्वा हो जाती है, शासन व्यवस्था पर संसद का अधिकार होता है, और सारी संप्रभुता संसद में निहित होने के कारण गृह नीति और विदेश नीति पर संसद का अधिकार कायम हो जाता है। और इसी गृह नीति और विदेश नीति के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि फ्रांस को पराजित कर इंग्लैंड ने एक नई यूरोपीय व्यवस्था, एक नई यूरोपीय नीति को कायम किया। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी विस्तार नीति को कायम हुआ, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। तो यह गृह और विदेश नीति पर संसद के अधिकार होने से ही संभव हो पाया। फिर अगला है यूरोप की राजनीति का प्रभाव। इंग्लैंड